सुप्रभात छात्रों। अकेली कहानी जो है मन्नू भंडारी की, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो सोमा बुआ जो है अकेली रहती है, लेकिन अब यहाँ हम आए हैं कि सोमा बुआ के जो पति है वह सन्यासी बने हुए हैं और सन्यासी बनकर वह 11 महीने बाहर रहती है और 1 महीना घर में आते हैं। और घर में आने के बाद सोमा बुआ को कैसे तंग करते इसका चित्रण कर दिया है। तो हम आगे यह देखेंगे कि सोमा बुआ के जो देवर जी है उनके कई रिश्तेदारों का ब्याह उनके गांव में होने वाला है। तो उस ब्याह में उन्हें बुलावा आएगा या नहीं, इसके बारे में वह यानी जो राधा भाभी है उसके साथ चर्चा करती है। तो वो कहती है कि वे हमारे रिश्तेदार है, वह हमें बुलावेंगे ही। तो राधा बुआ की जो ननद है वो कहती है कि उनके लिस्ट में मैं लिस्ट देखकर आई हूँ और उसमें तुम्हारा नाम है। तो इस तरह वह सोमा बुआ, राधा भाभी और राधा भाभी के परिवार के जो लोग हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। और बुआ बिना दो पल रुके भी वहां से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जाता है। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की टहरी, तू ही बता दे क्या दूं। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी है, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। तो फिर वह राधा भाभी से कहती है कि अब तो मुझे कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि कई कहते हैं कि तुम्हारा नाम उस लिस्ट में है तो वे बुलावेंगे ही। तो अब शादी का, बेटी का ब्याह है, तो आजकल की लड़कियां क्या क्या पहनती है ये तो मुझे पता नहीं है, मैं पुराने विचारों वाली हूँ। तो अब तो कुछ नया बनाने का समय नहीं है, 2 दिन में शादी रुक कर आई हुई है। तो अब तो बाजार से हमें कुछ न कुछ बनाया हुआ ही खरीद लाना चाहिए, ऐसा वो राधा भाभी से कहती है। क्या देना चाहती हो अम्मा, जेवर, कपड़ा या श्रृंगारदान या कोई और चांदी की चीजें? तो राधा भाभी कहती है, अम्मा तुम क्या देना चाहती हो, यानी जेवर, कपड़ा या श्रृंगारदान या कोई और चांदी की कोई चीज देना चाहती हो? मैं तो कुछ भी नहीं समझूरी, जो कुछ पास है तुझे लाकर देती हूँ, तू ठीक समझ ले आना, बस भद्द नहीं उड़नी चाहिए। तो वो राधा से कहती है कि यानी मैं तो कोई नहीं समझू, मेरे समझ में तो नहीं आता है। मेरे पास जो कुछ है वह मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी, तुम्हें जो अच्छा लगेगा वह तुम बाजार से खरीद कर ले आना। इतना ही मैं चाहती हूँ कि मेरी हंसी न उड़ाई जाए, भद्द न उड़नी चाहिए। अच्छा देखो पहले के रुपए कितने हैं? तो वो कहती है, मैं देखती हूँ कि मेरे पास रुपए कितने हैं, इसके बाद हम मामला तय करेंगे। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई। फिर अब तक ये निश्चित कर दिया है कुछ तो देना है, तो घर में पैसे कितने निकलेंगे? तो वहां तो उनकी नौकरी करने वाला है नहीं, पति महोदय तो उन्हें कुछ देते नहीं हैं। तो उन्हें चिंता सताने लगी कि उनके पास कितना पैसा है, अब तो उनके पास कुछ नहीं होगा। ये सोचकर उनके पांव डगमगाने लगते हैं। 2-3 कपड़ों की गठरियां हटाकर एक छोटा सा बक्सा निकाला, घर में आ गई। 2 कपड़े, आज तो हमारे यहाँ कबर्ड वगैरह बने हुए होते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। एक बक्सा होता था, उसमें कपड़े की गठरी बनाकर रखी जाती थी और वो गठरी हटाकर एक छोटा सा बक्सा निकाल देती है। उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकालकर बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपए और कुछ रोजदारी पड़ी थी और एक अंगूठी, यानी वो डिबिया निकाली तो उसमें उन्हें बड़े जतन से बहुत कुछ उन्होंने छुपा कर उसमें रखा था। तो खोला तो क्या मिला, 7 रुपये और एक अंगूठी मिली। बुआ का अनुमान था कि रुपये कुछ ज्यादा होंगे,
पर जब 7 ही रुपए निकले तो सोच में पड़ गई। तो उन्हें लगा था पैसे कुछ ज्यादा होंगे, लेकिन क्या हो गया, पैसे तो ज्यादा नहीं निकले और सोच में पड़ गई। रही समधियों के घर में इतने रुपयों से तो बिंदी भी नहीं आएगी। वो कहती है कि 7 रुपए में इतने बड़े परिवार के लोगों में क्या आएगा, अब तो क्या देने वाले हैं। तो वह सोचने लगती है, रही समधियों के घर में इतने रुपयों से तो बिंदी भी नहीं लगेगी। इनकी नजर अंगूठी पर गई, यानी उनका जो बेटा है उनका देहांत हो गया था, उनकी अंतिम निशानी थी उनके पास, और उनकी अंगूठी पर नजर पड़ गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय में भी उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी वह एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया था। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और वह अंगूठी आंचल में बांध ली, बक्सा को बंद किया और फिर ऊपर को चली। इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल हो गई थी। यानी उसमें से जो पैसे निकले थे 7 रुपए, 2 रुपए उन्होंने बक्से में रख दिए और 5 रुपए और वह अंगूठी अपने पल्लू में बांध ली गई और फिर राधा भाभी के घर चल गई। लेकिन चलते समय उनके पांवों की जो गति चाहिए थी वो बहुत शिथिल बन चुकी थी, क्योंकि अपने बेटे की जो अंतिम याद है वह बेचने जा रही थी, इसी कारण वह दुखी बन गई थी। राधा के बाद जाकर बोली, रुपयों तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से, मेरे कौन कमाने वाला बेटा है। उस कोठरी का किराया आता है, उसमें से 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वो रो पड़ी। तो वो कहती है, रुपये कहाँ से निकलेंगे बेटी, तो वो कोठरी जो है वो कोठरी का किराया आता है, उससे तो यह क्या हो जाता है, हमारा घर चलता है, हमारे यहाँ तो कोई कमाने वाला नहीं है। और वह रोने लगती है। राधा ने क्या कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पण तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो, आजकल तो लेने देने का रिवाज ही उठ गया है। तो राधा भाभी कहती है कि क्या करूं अम्मा, आजकल मेरा भी मैं हाथ तंग में है, यानी मेरे पास आजकल भी पैसे नहीं है, तो मैं आपको जरूर उधार दे देती हूँ, लेकिन आजकल मेरे पास पैसा नहीं है। और फिर वह उसे समझाती है राधा बुआ समझाती है सुमा बुआ को, क्या रे भाभी तुम क्यों लेन देन के झमेले में पड़ गई हो, आजकल तो लेने देने का रिवाज जो है वो उड़ गया है, तुम क्यों इस झंझट में पड़ रही हो। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा। वो कहती है, ऐसा नहीं है बेटी, वो समधियों का मामला ठहरा है, ऐसे कैसे हम जा सकते हैं, तो इतने सालों के बाद हम मिल रहे हैं और उसी समय भी ऐसे खाली हाथ मिले, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे की तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं, तू ये अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। तो वो कहती है कि नहीं, अगर सारे शहर के लोग आएंगे और वे यानी मैं नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगता। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले, और मैं खाली हाथ जाऊं, नहीं, इससे तो न जाऊं तो ही अच्छा। तो राधा भाभी समझाती है कि अरे लेने देने का मामला हट गया है, क्यों लेने देने के मामले में पड़ गई हो, छोड़ दो उस बात को। तो वह कहती है, नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा है, 25 बरस हो गए, देवर जी गुजर गए, लेकिन उन्होंने हमें नहीं भूला, और मैं उसे इस तरह खाली हाथ जाऊं तो इससे अच्छा
कि मैं वही नहीं जाऊं, ऐसा वो मानती है। तो जाओ ही मत। तो राधा कहती है जाओ ही मत, क्या पड़ी है जाने की। तो वो कहती है चलो छुट्टी हुई, इतने लोगों में किसे पता चलेगा कि आई है या नहीं है। राधा ने सारी समस्या का सीधा हल बताते हुए कहा। तो वो कहती है कि खाली हाथ न जाने से तुम जाना ही पसंद नहीं करते हो तो ठीक है, मत जाओ। ये तो बड़े लोगों का शादी ब्याह का मामला है, कौन जानता है कौन आया है कौन नहीं है। चलो सीधा यानी समस्या का हल राधा निकाल लेती है, लेकिन ये बेचारी बुआ मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। तो वो कहती है कि बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जावेंगे। तो वो कहती है वे लोग बड़ा बुरा मानेंगे, शहर के लोग आने वाले हैं और मैं समदिन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी के मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। तो वे लोग मानेंगे देवर जी के गुजर जाने के बाद हमारे परिवार ने उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखा है, ऐसे मान लेंगे। नहीं नहीं, तू यह अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी यानी राधा के हाथ में रख दी। तो इन्हें कितने उदार मतवाली है, देखो बुलावा आएगा या नहीं यह भी पता नहीं है। और वो राधा भाभी से कहती है कि अरे ये अंगूठी बेच और उससे कोई जरूरी सामान तुम लेकर आ जाओ। और राधा के हाथ पर यह अंगूठी रखती है, फिर बड़ी मिन्नत के स्वर से बोली तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना। तो कहती है ये अंगूठी बेच डालो और उसमें से जो पैसा आएगा वह बड़े रईसदारों को जो शोभा देगा वही चीजें खरीद कर ले आना, ऐसे वह कह देती है। गली में बुआ ने चूड़ी वाली की आवाज सुनी तो एकाएक एक ही उनकी नजर अपने हाथ की भद्दी चूड़ियों पर, मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। यानी यह उसी समय आज हम इस गांव में शहर में चूड़ियों के दुकान होते वही जाकर चूड़िया पहनते हैं, लेकिन पहले गांव में यानी चूड़िया वाला गांव गांव घूमकर यानी चूड़िया पहनाता था। और उसी समय राधा भाभी के घर में थी, उसी समय चूड़िया बेचने वाले व्यक्ति की आवाज उन्हें सुनाई दी। तो उन्हें लगा, उन्होंने अपना ही ध्यान उनका उस अपने हाथ के कंगन की ओर चला गया। तो उन्हें अपनी पुरानी चूड़िया भद्दी लगने लगी और उसे देखती है और चूड़ियों पर टिक गई। कल समधियों की यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम पर कांच की चूड़िया तो अच्छी पहन लो। तो वो कहती है कल शादी में जाना है हमें, जेवर नहीं है तो ठीक है लेकिन चूड़िया तो अच्छे ढंग से पहन ले। एक अव्यक्त लाज ने उसके कदमों को रोक दिया। कोई देख लेगा तो, लेकिन दूसरे क्षण ही अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी बैठी पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़िया के बंद पहन ले। पर सारे दिन हाथियों को साड़ी के आंचल में ढके ढके फिरी। यानी उन्हें अच्छा भी लगा कि नहीं, लेकिन वो कहती है कौन देख लेगा तो क्या हो गया। फिर पिछवाड़े के दरवाजे से जाकर उन्होंने लाल और हरी रंग की चूड़िया हाथ में पहन ली, लेकिन दिन भर वह अपना हाथ जो है अपने साड़ी के पल्ली से छुपा छुपा कर रखती थी। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी के एक सिंदूरदानी, एक साड़ी, एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देकर पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई। यानी शाम के वक्त राधा भाभी ने बुआ को चांदी के एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज पीस खरीद कर ला दिया। तो बुआ को बहुत आनंद हुआ, खुश हुई हुआ कि यानी यह बड़े लोग हैं, वहां के तरह उनका तोहफा देना चाहती है। और ये सोच कर कि जब वे ये सब दे देगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर
उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेगी। उसका मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में सफेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। तो यह राधा भाभी अपने स्वयं का पैसा खर्चा करके ऐसे यानी ये अपनी अंगूठी जो बेचकर बेटे की अंतिम निशानी है वो बेचकर यानी समधिन के यहाँ जाने का निश्चय करती है और रात भर सोती तक नहीं है क्योंकि कल शादी है। तो ऐसे रिश्ते जोड़ने का यानी उसको यानी आगे रखने का कार्य या करने का काम सोमा बुआ करती है, लेकिन पति उसके इस बात से नाराज हो जाते हैं। तो छात्रों आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में उसका अगला हिस्सा देखते हैं। धन्यवाद।